चील जाति का विशेषज्ञ एक गुप्त कला के जरिए अपनी स्पिरिट ब्लड को सक्रिय कर रहा था। जब भी प्राचीन जातियां अपनी स्पिरिट ब्लड को सक्रिय करती हैं, तो उनकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास श्वान बीस्ट की रक्तरेखा होती है। यह उस समय से अलग था जब मानव जाति अपनी स्पिरिट ब्लड सक्रिय करती है। प्राचीन जातियों की स्पिरिट ब्लड में उनकी श्वान बीस्ट रक्तरेखा शामिल थी, लेकिन उनके शरीर मानव रूप में थे। वे इतनी भयानक शक्ति को लंबे समय तक झेल नहीं सकते थे। यही वजह थी कि प्राचीन जातियां मानव जाति को निरा कचरा मानती थी। मानव जाति की रक्तरेखा उनकी युद्ध शक्ति को कम कर देती थी, जिससे वे अपने अंदर की श्वान बीस्ट रक्तरेखा की शक्ति को पूरी तरह से निकाल नहीं पाते थे। इसलिए वे मानव जाति से नफरत करते थे। अब जब उसने अपनी स्पिरिट ब्लड को सक्रिय किया, तो उसकी युद्ध शक्ति पागलों की तरह बढ़ गई। हालांकि उसका शरीर इस तरह की शक्ति को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। धमाका! राघव की कृपाण चील जाति के विशेषज्ञ के भाले से टकराई। राघव का हाथ कांप गया और उसे झटका लगा। उसके हाथ से खून टपकने लगा। वो अंदर ही अंदर हैरान था। प्राचीन जातियों में वाकई कुछ दम था। यह खासकर उनके रैंक 8 सेलेस्टियल के लिए सही था। उनकी रक्तरेखा की शक्ति तो और भी भयानक थी। हाथी और बाघ जाति के विशेषज्ञों ने भी अपनी रक्तरेखाओं की शक्ति को आजाद कर दिया। उनके चारों ओर का विशाल अंतरिक्ष मुड़ गया, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी उनकी शक्ति से थरथरा उठे। वहां धुंधली सी हाथी के चिंघाड़ने और बाघ के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। किलिंग गॉड ब्लेसिंग, ब्लड स्पिरिट सैक्रिफाइस। किलिंग गॉड ब्लेसिंग, ब्लड स्पिरिट सैक्रिफाइस। उसी समय ब्लड किल हॉल के हत्यारों ने भी एक चौंकाने वाला दाव चला। उनके शरीर के हर एक रोमकूप से खून बाहर निकला, जो रून्स में संघनित होकर असीम हत्यारी आभा बाहर निकाल रहा था। इन पांचों के एक साथ शक्ति निकालने के दबाव से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। हर किसी के दिल दहल गए और उन्होंने सदमे में उस ओर देखा, मगर वे अब राघव और बाकी सबको देख नहीं पा रहे थे। उनके चारों ओर अंतरिक्ष भयानक दबाव के साथ मुड़ रहा था। मुड़े हुए अंतरिक्ष के अंदर क्या हो रहा था, ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पा रहे थे। सौरभ और अन्य स्तब्ध थे। इन आभाओं से ही यह स्पष्ट था कि उन पांचों विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अंत राघव के हाथ में था। अगर वह इसे झेल सका तो अभी भी उम्मीद थी। अगर वो हार गया तो वे सब मारे जाएंगे। सौरभ राघव के युद्ध क्षेत्र को घूरते हुए बोला, सब कुछ तुम पर निर्भर है राघव। केवल उसके जैसा रैंक 8 सेलेस्टियल ही इस मुड़े हुए अंतरिक्ष के पार देखकर जान सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। अनुराधा अपनी घबराहट से थोड़ी बाहर आई थी। हवा में उस युद्ध क्षेत्र को देखकर और उन 5 शक्तिशाली आभाओं को महसूस करके उसे और भी ज्यादा पछतावा महसूस हुआ। उसे अपनी शक्तिहीनता से नफरत थी। लोगों को जिद में डांटने और एक बच्चे की तरह रोने के अलावा उसमें कोई क्षमता नहीं थी। इस नाजुक समय में वह जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। राघव अकेले उन 5 चोटी के विशेषज्ञों से लड़ रहा था। ग्रैंड एक्साई के सभी विशेषज्ञों की जान उसके हाथ में थी और वो बस दूर से देख सकती थी। अनुराधा ने दांत भींच लिए और दुआ की, राघव तुम्हें जीतना ही होगा। मैं मर सकती हूं, लेकिन तुम नहीं मर सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई मरे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्रैंड एक्साई के योद्धा भी मरे। उन 5 विशेषज्ञों को आकाश हिला देने वाली आभाएं निकालते देखकर राघव की आंखें आग उगलने लगी। इस लड़ाई से वो अपनी नई मिली शक्ति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुका था। वो अब ज्यादा आत्मविश्वासी भी था। अब जब वो इन 5 विशेषज्ञों का सामना कर रहा था, जिनमें से कोई भी बाहरी दुनिया को हिला सकता था, तो उसे दबाव के साथ साथ एक अजीब उत्साह भी महसूस हुआ। यह उसकी आत्मा की गहराई से आई विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की एक आदिम इच्छा थी। वो अब अपनी शक्ति के अनुकूल हो चुका था और उसे अब कोई संकोच भी नहीं था। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर। राघव के शरीर पर हरी परतें आ गई। 5वें हेवन स्टेज पर पहुंचने के बाद यह पहली बार था जब उसने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर का इस्तेमाल किया था। 108,000 हरी परतों ने उसके शरीर को ढक लिया।
और उसके 108,000 अमर प्लेटफॉर्म अचानक तेजी से घूमने लगे। उनमें से हर एक उसकी ड्रैगन परत के साथ गूंज रहा था और उस पल में ऐसा लगा जैसे 108,000 ज्वालामुखी फट रहे हों। असीम ऊर्जा राघव के पूरे शरीर में भर गई और एक शक्तिशाली आभा ने अंतरिक्ष को चूर चूर कर दिया, आकाश को चीर दिया। उनके चारों ओर अंतरिक्ष का मुड़ना अचानक गायब हो गया, जिससे हर कोई राघव से निकलता हुआ क्यूई का एक स्तंभ स्पष्ट रूप से देख सका, जो बादलों को बांट रहा था। आकाश में एक विशाल भंवर दिखाई दिया, जो लगातार घूम रहा था। यह एक ऐसा प्रलयकारी संकेत था जिसे उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राघव जोर से हंसा, हाँ, शानदार। मेरे शारीरिक शरीर में कोई समस्या नहीं है और मैं पूरी शक्ति से लड़ सकता हूं। उन पांचों के उस पर हमला करने के सामने उसने एक हाथ से अपनी कृपाण घुमाई। धमाका! उनके 5 हथियार राघव की कृपाण से टकराए, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। लहरें फैल गई, जमीन फट गई और पूरी दुनिया डोल गई। दूर के विशेषज्ञ बहुत दूर थे और इन झटकों से प्रभावित नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें अपनी आत्माओं में एक आतंक महसूस हुआ जिसने उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। ये किस तरह की शक्ति है? वे दूर के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। इस तरह की शक्ति को रोकने की तो बात ही छोड़िए, बस इसके करीब होने से वे राख में बदल जाते। हाथी जाति के विशेषज्ञ ने दहाड़ लगाई, असंभव! वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अविश्वास से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। राघव की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी और उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि एक इंसान के पास इतनी शक्ति हो सकती है। दूसरे भी हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वे राघव को एक वार में मारने के लिए अपनी पूरी ताकत निकालेंगे, उसकी शक्ति इतने चौंकाने वाले स्तर तक फट पड़ेगी। उसे बमुश्किल रोकने के लिए उन पांचों को मिलकर काम करना पड़ा। राघव ने तंज किया, क्या यह सच में इतना मजबूत था? ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या है। धमाका! राघव की कृपाण से निकली एक अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा वे पांचों पीछे धकेल दिए गए। स्प्लिट द हेवंस 4। स्प्लिट द हेवंस 4। एक विशाल कृपांशवी आसमान में चीरती हुई निकली और एक भयानक हत्यारा इरादा उन पांचों पर जकड़ गया। अंतरिक्ष फट गया और ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, मानो उस पल में दुनिया अब चल नहीं रही थी। राघव ने इस हमले को निकालने के लिए अपने अमर प्लेटफॉर्मों की आधी ऊर्जा का उपयोग किया। ये एक ऐसी कृपाण थी जो एक व्यक्ति का स्वर्ग या नरक तक पीछा करेगी। उन पांचों के भाव बदल गए। चील जाति के विशेषज्ञ ने गुस्से में दहाड़ लगाई, अपनी रक्तरेखा शक्ति को उसके चरम पर धकेल दिया। उसके चारों ओर के रून्स एक एक करके फट गए और उसका भाला चकाचौंध करने वाली रोशनी से खिल उठा। 3000 मीटर की भाला छुरी बाहर निकली। जायंट ईगल ब्लड लांस। चील जाति के विशेषज्ञ ने वास्तव में अपनी किंग आइटम को सक्रिय कर दिया था। उसका वास्तविक रूप और यहां तक कि उसकी रक्तरेखा का सबसे मजबूत हमला भी बाहर निकाल दिया। वह जानता था कि राघव का हमला इतना भयानक था कि वो खुद को रोक नहीं सकता था। हाथी और बाघ जाति के विशेषज्ञों ने भी अपनी किंग आइटम्स और रक्तरेखाओं की पूरी शक्ति निकाली। बाघ जाति के विशेषज्ञ का मार्शल हथियार वास्तव में उसके पंजों के चारों ओर एक म्यान था। ये जल उठा और एक विशाल पंजाछवी बाहर निकली। ब्लड किल हॉल के दोनों हत्यारों ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके माथे अचानक फट गए। खून टपक पड़ा, एक अजीब डिजाइन बना। ये एक राक्षस के चेहरे जैसा था। उनके पीछे 3000 मीटर के 2 आंकड़े दिखाई दिए। फिर वे दोनों आंकड़े वास्तव में विलय हो गए। एक बार जब वे विलय हो गए तो आसमान को हिला देने वाला हत्यारा इरादा फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे ये आंकड़ा उनका किलिंग गॉड था। इसने एक विशाल हमला बाहर निकाला। उनके 4 हमले खून से लाल कृपांशवी से टकराए। जब वे 5 हमले टकराए तो दुनिया शांत हो गई। एक सांस के बाद एक भीषण विस्फोट हुआ। सूरज से भी ज्यादा चकाचौंध करने वाली रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया। वे दूर के विशेषज्ञ इतने हैरान थे कि उन्होंने लड़ना भी बंद कर दिया। अक्रम चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो। उसने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया।
अगर वे इस रोशनी से टकराते तो रैंक 8 सेलेस्टियल को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो जाते। सौरभ ने भी लड़ना बंद कर दिया। भागने के लिए एक गति कला का उपयोग करते हुए वो ग्रैंड एक्साई के 2 बुरी तरह घायल विशेषज्ञों को अपने साथ खींचता हुआ भाग गया। प्राचीन जाति, पिल टावर और ग्रैंड हा के विशेषज्ञ भी भागने की तैयारी कर रहे थे जब शिवांश ने घोषणा की, सभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ग्रैंड हा की वंशानुगत वस्तु हेवन फर्मेंटिंग डिवाइन जार लाया हूं। यह निश्चित रूप से इसे रोक सकता है। शिवांश ने एक गहरे काले जार को बाहर निकाला। उस पर रहस्यमय रून्स थे और यह तुरंत आकार में बढ़ गया और उन सभी को ढक लिया। यह भी एक वंशानुगत वस्तु था, एक खजाना जिसे ग्रैंड हा में अनगिनत वर्षों से चला रहा था। किसी भी गलती से बचने के लिए वे इस एंसेस्ट्रल आइटम को भी लाए थे। सौरभ और अन्य ने उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन उनके पास भागते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस भयानक रोशनी से बचना असंभव था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वे इतनी दूर निकल जाएंगे कि उसकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाए कि उन्हें मारने के बजाय केवल घायल कर सके। धमाका! वह रोशनी शिवांश के एंसेस्ट्रल आइटम से टकराई। उस पर दैवीय रून्स जल उठे और उस भयानक प्रभाव ने इसे केवल थोड़ा सा हिलाया, इससे पहले कि वह स्थिर हो गया। सौरभ अचानक चिल्लाया, रुको, मेरे साथ आओ। और उसने एंसेस्ट्रल आइटम के पीछे की दिशा में सभी का नेतृत्व किया। एंसेस्ट्रल आइटम के कारण वहां रोशनी का एक बड़ा हिस्सा रुक गया था, जिससे वह एकमात्र सुरक्षित जगह बन गई थी। वे उस जगह पर पहुंचे ही थे कि रोशनी उनसे टकराई। टूटे हुए रून्स का एक बवंडर उन पर टकराया। इस बवंडर ने आसानी से उनके कवच को फाड़ दिया। ऐसा लगा जैसे लाखों छोटे ब्लेड उनकी त्वचा को काट रहे हों। लेकिन वे खुश थे। सौभाग्य से ग्रैंड हा के एंसेस्ट्रल आइटम ने इस शक्ति के एक हिस्से को रोक दिया था, नहीं तो उनमें से अधिकांश मर जाते। शिवांश ने यह देखकर तंज किया, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? सपने देखते रहो। वो एंसेस्ट्रल आइटम के सुरक्षा क्षेत्र को कम करने ही वाला था कि एक खनखनाहट की आवाज आई। पूरा एंसेस्ट्रल आइटम तेजी से कांप उठा, जिससे शिवांश का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। राघव के हमले ने उनके 5 विरोधियों को अपने सबसे ताकतवर हमले करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये एक दुनिया को हिला देने वाली भिड़ंत थी और उस असीम शक्ति ने उन 6 के 6 को पीछे धकेल दिया। राघव को नहीं पता था कि बाकी लोग किस हाल में थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी हथौड़े ने उन्हें टक्कर मार दी हो। वो लगभग टून खांसने ही वाले थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे 5 इतने मजबूत होंगे। स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप से भी वे उन्हें मारने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे 5 और भी ज्यादा हैरान थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे पागल हो जाएंगे। वे रैंक 8 सेलेस्टियल्स में शीर्ष व्यक्ति थे, अपने दायरे में लगभग अद्वितीय। उन्हें इससे पहले कभी भी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं पड़ा था। अब उन्होंने न सिर्फ दूसरों के साथ हाथ मिलाया था, बल्कि 5 ने अपने सबसे ताकतवर दाव भी खेले थे। फिर भी उन्हें जोर से खून खांसना पड़ा। 3 एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ थोड़ी बेहतर स्थिति में थे। आखिरकार उनके पास एक्सयूएन बीस्ट्स की ब्लड लाइन थी, जिसने उन्हें शक्तिशाली शारीरिक संरचना दी थी। लेकिन 2 ब्लड किल हॉल के असैसिन्स लगभग मारे जा चुके थे। वे खून से लथपथ थे और उनकी हड्डियां टूट चुकी थी। वे गूदे के ढेर की तरह लुढ़कते हुए पीछे गिरे। राघव को इन सब के बारे में पता नहीं था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पहाड़ उनके सीने से टकरा रहा हो। जैसे ही वो पीछे उड़े, वो उसी दिशा में गए जहां शिवांश था। उन्होंने उस विशाल जार को देखा। वो अब कोई नौसिखिया नहीं थे और उन्होंने तुरंत इसे एक एंसेस्ट्रल आइटम के रूप में पहचान लिया। बिना एक शब्द कहे उन्होंने काला बर्तन निकाला और उसे जार पर दे मारा। एक विस्फोटक आवाज के साथ बर्तन जार से टकराया। अंदर मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे एक ऐसी घंटी के अंदर हैं जिसे हथौड़े से बजाया गया हो। वो एहसास असहनीय था। कम कल्टीवेशन बेस वाले लोग बेहोश हो गए और कुछ बदनसीब लोग तो सीधे मर भी गए। जो लोग बेहोश नहीं हुए
उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह कोई आशीर्वाद है। एक और टक्कर आई जिससे उनके सिर गूंज उठे। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग दलिया में बदल रहा हो। जोरदार गूंज जारी रही। शिवांश अब जाकर प्रतिक्रिया दे पाए। उन्होंने मुंह भरकर टून खासा जो एंसेस्ट्रल आइटम पर गिरा, लेकिन जब तक उन्होंने ऐसा किया उन्हें यह देखकर झटका लगा कि वह एंसेस्ट्रल आइटम अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया था। उन्होंने उससे भयानक डर की लहरें भी महसूस की। चटक, सबकी हैरान नजरों के सामने उनका ग्रैंड हा का एंसेस्ट्रल आइटम हेवन फर्मेंटिंग डिवाइन जार टूट गया। उसके टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे एक काला बर्तन और पसीने से लथपथ राघव दिखाई दिए। अब तक भंवर पहले ही गुजर चुका था। राघव ने सुस्त शिवांश को देखा। उन्होंने कुछ पसीना पोंछा और कहा, हालांकि तुम लोग जंगली लोगों का एक झुंड हो, लेकिन तुम्हें अचार के जार के अंदर मरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं आखिरकार इसे तोड़ने और तुम्हें बचाने में कामयाब रहा हूं। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए सही था। खैर, अलविदा। धप। बकवास बोलने के बाद राघव ने हक्का बक्का शिवांश को बुरी तरह से थप्पड़ मारा। वो एक टूटते तारे की तरह पीछे चला गया। वो रण क्षेत्र के केंद्र की तरफ उड़ते हुए एक बिजली के बोल्ट जैसा था। शिवांश का आधा चेहरा धंस गया। उनका सिर थोड़ा सिकुड़ गया था, लेकिन खुशकिस्मती से ग्रैंड हा के आदमियों के सिर बड़े थे, इसलिए उनके पास अभी भी पर्याप्त जगह थी। लेकिन राघव का थप्पड़ सचमुच खतरनाक था। शिवांश इससे लगभग मर ही गए थे। उनके शक्तिशाली ड्रैगन बेन समर्थन के बिना वह मर गए होते। उन्हें मारो। अक्रम और सौरभ राघव की शक्ति से खुश थे। वो वास्तव में एक एंसेस्ट्रल आइटम को नष्ट करने में कामयाब रहे। शिवांश को बुरी तरह से घायल किया और अन्य सभी विशेषज्ञों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके सिर गूंज रहे हों। ये उन्हें मारने का सबसे अच्छा समय था और इसलिए ग्रैंड एक्साई के सभी विशेषज्ञ आगे बढ़े। जहां तक राघव की बात है, वह दूसरी दिशा में उड़े। वहीं 5 रैंक के सेलेस्टियल्स खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राघव उन्हें सांस लेने का समय नहीं देना चाहते थे। हालांकि उनके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिवांश का एंसेस्ट्रल आइटम बहुत भयानक था। अगर उन्होंने उसे नष्ट नहीं किया होता तो शिवांश इसका इस्तेमाल सौरभ और दूसरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कर सकता था। इसलिए राघव ने काले बर्तन से उस अचार के जार को तोड़ा। इसका दूसरा कारण काले बर्तन की शक्ति को देखना था। राघव को उम्मीद थी कि काला बर्तन इससे जाग सकता है। अगर ऐसा होता तो शायद वह भविष्य में जमीन पर हावी हो सकते थे। आखिरकार यह बर्तन एक रहस्यमय असेंडर द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाली फोर्ज्ड किया गया था और बाद में उस असेंडर ने इसे और भी अधिक शक्ति से नवाजा था। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन पर किया था तो ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन ने बाद में उन्हें बताया था कि वो बर्तन एक ठग रोग था। हर बार जब बर्तन उसे मारता था तो वो उसकी मुख्य ऊर्जा निकाल लेता था। इसीलिए अगर राघव उस पर मारना जारी रखते तो वह अपंग हो जाता। इसलिए एक और एंसेस्ट्रल आइटम को देखते ही राघव ने लगभग सहज रूप से एक ठग होने का फैसला किया और टक्करों की झड़ी लगा दी। और जैसा कि उम्मीद थी, बर्तन वास्तव में शानदार था। हर टक्कर एंसेस्ट्रल आइटम को कमजोर कर रही थी। इस बार राघव को एंसेस्ट्रल आइटम की परवाह नहीं थी और उनकी टक्करों ने ग्रैंड हा के खजाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे उन्होंने सैकड़ों पीढ़ियों तक खून, पसीने और आंसू खर्च करके पोषण दिया था। मरो। राघव ने बर्तन को रख दिया और 2 असैसिन्स की तरफ गोली की तरह बढ़े जो खून से लथपथ थे और हेवनली दांव ऊर्जा से ठीक होने की कोशिश कर रहे थे। धमाका। उन दोनों ने जल्दी से राघव की सेबर को अवरुद्ध किया, लेकिन राघव बहुत शक्तिशाली थे और वे शक्ति में विशेषज्ञ नहीं थे। वे जमीन पर लुढ़कते हुए पीछे चले गए। उनके शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे इससे पहले कि उन्हें चोटों का एक नया झुंड मिला। अगर उन्होंने मिलकर काम नहीं किया होता तो वे इस हमले को भी रोक नहीं पाते। उसकी शक्ति खत्म हो गई है। जल्दी करो, उसे मारो। एक असैसिन चिल्लाया। स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का इस्तेमाल करने के लिए राघव ने अपनी आधी ऊर्जा खर्च कर दी थी।
अब उनके पास अपनी स्पिरिचुअल युवन का 1/3 से भी कम था। उनकी शक्ति सचमुच गिर गई थी। लेकिन भले ही उनके पास अपनी स्पिरिचुअल युवन का 1/3 से भी कम था, वो जानते थे कि उनके 108,000 इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स के साथ वो अभी भी एक सामान्य रैंक 8 सेलेस्टियल के पास जो है उसका दुगुना था। जब वह कुणाल से लड़े थे तो जिस कारण से वो इतनी स्पिरिचुअल युवन चुराने में सक्षम थे वो ये था कि अल्केमिस्ट्स के पास वुड कल्टिवेटर्स को छोड़कर सबसे प्रचुर स्पिरिचुअल युवन होती थी। और फिर भी भले ही कुणाल की इतनी सारी स्पिरिचुअल युवन चूस ली गई थी, फिर भी ये राघव के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी स्पिरिचुअल युवन का 30% उनके लिए इन थके हुए लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था। ब्लड किल हॉल असैसिन सिर्फ एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों को आने और मदद करने के लिए चिल्ला रहा था। अगर एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ सिर्फ देखते तो दोनों असैसिन्स तुरंत मारे जाते। यह उनमें से किसी के लिए अच्छा नहीं था। अगर वे मर जाते तो एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों को भी राघव से भागना मुश्किल लगता। एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ ब्लड किल हॉल असैसिन्स के साथ मिलकर काम करने को घृणा करते थे, लेकिन इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। राघव बहुत भयानक थे और अगर दोनों असैसिन्स मारे गए तो उनकी जीत की उम्मीदें गिर जाएंगी। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने अभी अभी ठीक किया था ताकि राघव पर हमला कर सके। राघव हल्के से मुस्कुराए। उनके जूतों पर रून्स चमक उठे और ऐसा लगा जैसे उन्होंने टेलीपोर्ट किया हो। वह दोनों असैसिन्स के सामने पहुंचे। उनकी तलवारें दो अलग अलग तरफ से उनकी तरफ बढ़ी। हालांकि वे दुश्मन थे, राघव को यह मानना पड़ा कि उनकी कॉम्बिनेशन आज लगभग त्रुटिरहित थी। ऐसी हताश परिस्थितियों में भी उनके हमले अराजक नहीं थे। वे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे और उनकी तलवार, समय और शक्ति पर उनका नियंत्रण अभी भी उनके चरम पर था। एक तलवार राघव के दिल को निशाना बना रही थी, जबकि दूसरी उनके पसलियों को निशाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही समय में लॉन्च किए गए हों, लेकिन उनका समय अलग था। उन्हें एक ही समय में अवरुद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें अलग अलग अवरुद्ध किया तो यह उन्हें सांस लेने का समय देगा। राघव ने एक तलवार को अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ उठाया, जबकि उन्होंने दूसरी तलवार को अपनी पसलियों के माध्यम से वार करने की इजाजत दी। उस तेज ब्लेड में असैसिन की पूरी ऊर्जा थी और यहां तक कि राघव का शरीर भी इसे रोक नहीं पाया। इसने उन्हें भेद दिया। नहीं, जिस असैसिन के ब्लेड को अवरुद्ध किया गया था उसने एक चौंकाने वाली चीख निकाली। जहां तक दूसरे असैसिन की बात है, उसी समय जब उसकी तलवार राघव के शरीर में घुसी, राघव की सेबर ने उसकी कमर को काट दिया। पिछली बार उन्हें राघव ने कमर पर भी काटा था, लेकिन वह मरे नहीं थे। इस बार वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे। राघव की सेबर में समाई शक्ति ने सीधे उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया। जुड़वा असैसिन्स में से एक गिर गया था, जिससे दूसरे असैसिन की आंखें लगभग फट गई। वो पागल हो गया, क्रोध से दहाड़ रहा था। राघव ने अपने शरीर में घुसी तलवार को बाहर निकाला, जिससे उनका खून फूट पड़ा। उन्होंने दूसरे असैसिन को ठंडे होकर देखा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम किलिंग गॉड के सेवक नहीं हो? क्या तुमने नहीं कहा कि मौत किलिंग गॉड की आंखों में लौटना है? मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारे किलिंग गॉड को देखने के लिए भेज दिया, तो क्या तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए? गुस्सा क्यों हो रहे हो? राघव की आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। जब वे दूसरों को मारते थे तो वे निर्दयी और दुष्ट होते थे। उनके जीवन को घास के ब्लेड से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन अब उन्हें अपने भाई के मारे जाने पर इतना भयंकर गुस्सा आ गया। चूंकि वह दर्द जानता था, तो वह दूसरों को मारते समय इतना उदासीन कैसे हो सकता था? बचा हुआ असैसिन पागल की तरह राघव पर हमला किया। उसने असैसिन की शांति पहले ही खो दी थी। अपने जुड़वा भाई को खोना उसे पागल बना दिया था। एक साथ हमला करो। 3 एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों के दिल ठंडे पड़ गए जब उन्होंने राघव को असैसिन्स में से एक को मारते देखा, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यह बहुत जल्दी हो गया था। अब दूसरे असैसिन को पागल अवस्था में देखकर उन्होंने पूरी ताकत से हमले किए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने नहीं किया
तो राघव जल्दी ही बचे हुए असैसिन को किलिंग गॉड के पास भेज देंगे और फिर शायद उनकी बारी होगी। इस समय कॉम्बैट पावर का हर टुकड़ा अविश्वसनीय रूप से कीमती था। रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवेंस। जैसे ही उनमें से चौथा एक साथ उन पर हमला करने के लिए बढ़ा, राघव ने अचानक चिल्लाया। बैंगनी लपटें उनसे फूट पड़ी, उनकी गर्मी दुनिया को भस्म कर रही थी। ठीक नहीं है। तीनों प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के चेहरे का रंग बदल गया। जब उन बैंगनी लपटों ने उन्हें घेरा तो वे ये देखकर चौंक गए कि वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। जिस पल लपटें उनसे छुई, उनकी त्वचा काली पड़ गई। चील जाति के विशेषज्ञ के सारे पंख जल गए और उसके पंख झुलस गए। वे पंख इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें ब्लेड्स, धारदार हथियारों से भी नहीं काटा जा सकता था। वे ट्रेजर आइटम से भी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन वे सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम को रोक नहीं पाए। ये तो बस शुरुआत थी। आग की ऊर्जा उनके शरीर पर कहर बरपाती रही, उन्हें राख में बदलने की कोशिश कर रही थी। अगर वे अपनी चरम अवस्था में होते तो वे अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल युअन का उपयोग करके विरोध कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास इन भयानक लपटों को रोकने की ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब उनकी ऊर्जा की आखिरी बूंद भी इस्तेमाल हो जाएगी तो वे तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। पीछे हटो। वे तीनों एक ही समय में पीछे हट गए। ये भयानक लपटें ऐसी नहीं थी जिन्हें वे संभाल सके। जैसे ही वे पीछे हटे, राघव की सेबर ने उस हत्यारे को काट दिया जो लपटों में लिपटा हुआ था। ब्लड किल हॉल का एक और हत्यारा मारा गया। राघव ने उनकी तलवारें रख ली। वे बेजोड़ तेज किंग आइटम्स थी। राघव को न केवल 2 शक्तिशाली किंग आइटम्स मिले थे, बल्कि उसे 2 रैंक 8 हेवनली दाव रून्स भी मिले थे। मारे गए कुणाल, किरण और शाद को जोड़कर उसके पास कुल 5 रैंक 8 हेवनली दाव फ्रूट्स थे। उसके बाद वो उन तीनों के पीछे भागा। उसने अपनी लपटों के दायरे को भी बढ़ा दिया। वे तीनों अभी अभी इस लॉ के दायरे के किनारे तक पहुंच पाए थे कि वो विस्फोट से बढ़ गया और उन्हें एक बार फिर फंसा लिया। उनके चेहरे हरे पड़ गए। इस क्षण राघव उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी सेबर नीचे की ओर झपटी। वे तीनों डर गए। अचानक हाथी जाति के विशेषज्ञ ने एक सफेद अर्धचंद्राकार वस्तु निकाली। यह अर्धचंद्राकार वस्तु केवल 1 इंच लंबी थी, जो एक आभूषण से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन यह डिवाइन रून से ढकी हुई थी जो एक भयानक दबाव डाल रही थी। छोटी वस्तु राघव की सेबर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह हाथी जाति के विशेषज्ञ के हाथ से निकली, वह तेजी से बढ़ी 3000 मीटर लंबी हो गई। धमाका, सेबर इमेज और वो वस्तु टकराई। राघव की सेबर इमेज तुरंत फट गई और राघव ने खून का एक घूंट खासा क्योंकि उसे पीछे धकेल दिया गया था। एक एंसेस्ट्रल आइटम। राघव हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हाथी जाति का विशेषज्ञ भी एक एंसेस्ट्रल आइटम लाया होगा। इसके अलावा ये इतनी भयानक एंसेस्ट्रल आइटम थी। इस समय वो साफ तौर पर देख पाया कि ये एक हाथी का टस्क, दांत था। ये दांत खून के रंग की रेखाओं से ढका हुआ था। ये 10th रैंक मैजिकल बीस्ट का दांत है। राघव ने हैरान होकर चिल्लाया। इस तरह की आभा उसे याद थी। सच कहूं तो ये किसी मैजिकल बीस्ट का दांत नहीं, बल्कि 10th रैंक एक्सुएन बीस्ट का था। यह बारबेरियन एलिफेंट जाति के एक सच्चे विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था। इस दांत में उस विशेषज्ञ की भयानक कल्टीवेशन की शक्ति थी। इसमें अपनी खुद की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी थी। राघव को अंदर ही अंदर खुशी हुई कि उसने अभी अभी सेबर इमेज हमला किया था। अगर इस दांत ने ब्लड ड्रिंकर के असली शरीर को मारा होता तो उसे नुकसान पहुंचता। मुझे अपनी शक्ति दो, हाथी जाति के विशेषज्ञ ने चिल्लाया और अचानक खून का एक घूंट खासा, हैंड सील्स बनाते हुए वो खून एक रून में बदल गया जो दांत पर उतरा। एक बार जब दांत को एसेंस ब्लड रून का पोषण मिला तो उसने चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ी और जिंदा होता हुआ प्रतीत हुआ। चील और बाघ जाति के विशेषज्ञों ने अपने हाथ हाथी जाति के विशेषज्ञ की पीठ पर रखे। उनकी थोड़ी सी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा हाथी जाति के विशेषज्ञ के शरीर में समा गई। उस मदद से हाथी जाति के विशेषज्ञ के हैंड सील्स तेज हो गए।
दांत राघव की ओर बढ़ा। इस बार दांत के सभी रून्स जल उठे और जहां से भी वो गुजरा अंतरिक्ष ढह गया। ये सर्वनाशक शक्ति से भरा हुआ था। राघव के बाल खड़े हो गए। यह दांत पूरी तरह से भयानक था। यह एक सच्चा किलिंग आइटम था। छोटे बर्तन, तुम देवताओं और अमर लोगों के स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए एक अस्तित्व हो। तुम अब मुझे नाकाम नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। राघव ने अपने दांत भींच लिए और एक दिखने में साधारण बर्तन निकाला। जब उसने उससे अपनी ओर आते इस 3000 मीटर के हाथी के दांत को देखा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। भाड़ में जाओ। राघव ने काला बर्तन फेंक दिया। वो हाथी के दांत से जा टकराया। धमाका। बर्तन से कोई रोशनी नहीं निकली। वो पहले की तरह ही साधारण लग रहा था, लेकिन पहाड़ जैसा हाथी का दांत एक विस्फोटक आवाज के साथ संपर्क में आते ही रुक गया। राघव ने बर्तन और दांत को हवा में गतिहीन देखा। ये छोटा बर्तन और विशाल हाथी का दांत आकार में पूरी तरह से बेमेल थे, लेकिन वे हवा में गतिहीन थे। चील, बाघ और हाथी जाति के विशेषज्ञ सभी एक ही समय में जोर से खून उगल दिए। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उस हाथी के दांत ने उनकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली थी और बर्तन से उसकी टक्कर के कारण उन्हें एक प्रतिघात, बैकलैश हुआ था। जिस चीज ने उन तीनों को चौंका दिया वो ये थी कि ये बर्तन कुत्ते की विष्ठा, दोक्षित की तरह था, जो दांत से हटने से मना कर रहा था। दांत जोरों से कांप रहा था। बर्तन से बच निकलने में असमर्थ था। उसके रून्स तेजी से मंद पड़ने लगे। कमीने, उसका वो बर्तन एक पूर्ण खजाना है। मेरा एंसेस्ट्रल आइटम इसे संभाल नहीं पा रहा है। अपनी पैतृक आत्मा सोल कामिंग जेड्स को सक्रिय करो। हाथी जाति के विशेषज्ञ ने अपनी उंगली अपने माथे पर रखी। उसका माथा अंदर धंसने लगा। ये एक आत्महत्या जैसा कदम था, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी शक्ति उसे मारने वाली थी, उसकी कमर पर रखी एक जेड प्लेट, जेड प्लेट जल उठी और रोशनी की एक ढाल ने उसे घेर लिया। इस रोशनी के अंदर हाथी के दांतों वाला एक बुजुर्ग था। वो सदमे से भरा हुआ था। चील जाति के विशेषज्ञ और बाघ जाति के विशेषज्ञ ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। अपने सोल कामिंग जेड्स की सुरक्षा को सक्रिय किया। क्या हो रहा है? 3 रोशनी की ढालों ने उन तीनों को घेर लिया। हाथी जाति के बुजुर्ग ने जब दांत देखा तो सदमे से उछल पड़े और उन्होंने तेजी से हैंड सील्स बनाए। ऊर्जा रोशनी की ढाल से बाहर निकल गई। हाथी के दांत को किसी प्रकार का समर्थन मिला और उसके रून्स एक बार फिर चमक उठे। उससे एक भयानक दबाव आया जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। यह देखकर कि बर्तन किसी प्रकार की ऊर्जा से हिल रहा था और किसी भी क्षण फेंका जा सकता था, राघव तेजी से उड़ गया और उस पर अपनी हथेली रख दी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाल दी। राघव के समर्थन से बर्तन फिर से स्थिर हो गया। एक बार फिर दांत से मजबूती से चिपक गया। इसके माध्यम से राघव ने महसूस किया कि बर्तन दांत से पागलपन की हद तक ऊर्जा सोख रहा था। वो न केवल दांत की ऊर्जा सोख रहा था, बल्कि वो उस ऊर्जा को भी सोख रहा था जो बुजुर्ग उसमें डाल रहा था। वो बुजुर्ग हाथी जाति का शीर्ष विशेषज्ञ था, लेकिन स्थानिक अंतर, स्पेशल डिफरेंस के कारण वो केवल सोल कामिंग जेड के माध्यम से कुछ ऊर्जा संचारित कर सकता था। वह जितनी शक्ति का उपयोग कर सकता था वह एक 10,000वां हिस्से से भी कम थी। यह देखकर कि वह दांत को बर्तन से निकालने में असमर्थ था, उसने तेजी से अन्य 2 प्राचीन जातियों के बुजुर्गों को बुलाया। वे दोनों भी अपने सोल कामिंग जेड्स के माध्यम से अपनी ऊर्जा डालने लगे। इसे हाथी जाति के बुजुर्ग को दे दिया। उन्होंने मिलकर दांत को सहारा दिया। दांत रोशनी से धधक उठा क्योंकि उसने बर्तन को झटकने की कोशिश की, लेकिन फिर वह तेजी से वापस मंद पड़ गया। ऊर्जा की लहर पर लहर बर्तन द्वारा सोख ली गई। हाथी जाति के बुजुर्ग का चेहरा यह देखकर बदल गया। उसने चिल्लाया, राघव, प्राचीन जातियां और तुम अभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हो कि या तो तुम मरो या मैं मरूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब एक कदम पीछे हट सकते हैं और अपनी शत्रुता को दोस्ती में बदल सकते हैं। कैसा रहेगा? इस बुजुर्ग को आखिरकार स्थिति का एहसास हुआ। हालांकि उसके पास अपनी शक्ति थी,
लेकिन वसूल कामिंग जेड के माध्यम से उसका उपयोग करने में असमर्थ था। अगर यह जारी रहा तो वह राघव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और वह अपना एंसेस्ट्रल आइटम और अपने शिष्यों को खो देगा। तुमने क्या कहा? यहां हवा बहुत तेज है। राघव ने उसकी ओर एक कान झुकाया, ऐसे अभिनय किया जैसे उसने सुना ही ना हो। क्या इस बूढ़े कमीने ने उसे बेवकूफ समझा था? शत्रुता को दोस्ती में बदलना। इसके अलावा वे अनगिनत प्राचीन जातियों में से केवल 3 का प्रतिनिधित्व करते थे। वे पूरी प्राचीन जातियों के लिए कैसे बोल सकते थे? और अगर वे प्राचीन जातियों का प्रतिनिधित्व कर भी सकते थे तो अब युद्ध विराम के लिए कहने का कोई मतलब था? ठीक इसी समय लोगों का एक समूह तेजी से आया। वे सौरभ और अन्य लोग थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया था और शिवांश को जिंदा पकड़ लिया था। इस तरह वे राघव का समर्थन करने आए थे। राघव को एक लोहे का बर्तन पकड़े हुए 3 प्राचीन जाति के विशेषज्ञों का सामना करते हुए देखकर वे चौंक गए। मैं राघव की मदद करने जा रही हूं। अनुराधा और सौरभ दोनों उड़ने लगे। हालांकि इस भयंकर लड़ाई के बाद उनके पास ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी, फिर भी कुछ तो थी। वापस आओ। तुम्हारे कार्य चारों राष्ट्रों की संधि का उल्लंघन है, अक्रम ने आदेश दिया। चारों राष्ट्रों की संधि के अनुसार प्राचीन राष्ट्र कल्टीवेशन वर्ल्ड के दायरे से बाहर थे और वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उसी तरह चारों प्राचीन राष्ट्र कल्टीवेशन वर्ल्ड से परेशान नहीं होंगे। यह अनगिनत वर्षों से चली आ रही एक नियम था। पहले प्राचीन जातियों, ग्रैंडहा और पिल टावर के विशेषज्ञों ने उन पर हमला किया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें पलटवार करने की अनुमति थी, लेकिन अब यह अलग था। अब यह राघव और 3 प्राचीन जातियों के बीच शत्रुता थी। अगर वे अब हस्तक्षेप करते हैं तो उनके कार्यों की प्रकृति बदल जाएगी। यह उनके विरोधियों को ग्रैंड एक्साई के लिए परेशानी खोजने का बहाना देगा। क्या तुम बेवकूफ हो? राघव केवल हमारी वजह से उनसे दुश्मन बना। अगर हम बस किनारे खड़े होकर देखते रहे तो क्या हम इंसान भी कहलाएंगे? सौरभ ने चिल्लाया, अपने आदेशों को नजरअंदाज करते हुए। अनुराधा और सौरभ दोनों को अक्रम ने पकड़ लिया। उसने चिल्लाया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी ये हिम्मत ग्रैंड एक्साई के लाखों करोड़ों आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है? सौरभ का चेहरा कई बार बदला। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने पहले ही संधि तोड़ दी। हमें सहन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम ग्रैंड एक्साई के राजकुमार हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो ग्रैंड एक्साई के आम नागरिकों के लिए है। अगर तुम चारों राष्ट्रों को तबाह होते देखने को तैयार हो तो जाओ। अक्रम ने सौरभ और अनुराधा को घूर कर देखा। सौरभ की आंखों में आग भड़क रही थी। चारों प्राचीन राष्ट्र कल्टीवेशन वर्ल्ड के दायरे से बाहर थे। उन्हें पूरे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट द्वारा सार्वजनिक रूप से शांतिपूर्ण भूमि के रूप में स्वीकार किया गया था। 4 प्राचीन राष्ट्रों में अनगिनत वर्षों से शांति रही थी। वे पूरे कॉन्टिनेंट के राइटियस पाथ द्वारा संरक्षित थे। अंदर के लोग संप्रदायों के बीच के संघर्षों में भाग लेने की चिंता किए बिना रह सकते थे। हालांकि ग्रैंडहा की जंगली महत्वाकांक्षाओं ने इसे बर्बाद कर दिया था। अगर राघव नहीं आता और लहर को नहीं पलटता तो बाहरी दुनिया को भी पता नहीं चलता कि 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के अंदर ऐसी विश्वासघाती चीज हुई है। उनका दुख सच्चाई के साथ यहीं हमेशा के लिए दफन हो जाता। अब जब राघव को मदद की जरूरत थी तो उसकी मदद करना कल्टीवेशन वर्ल्ड के संघर्षों में भाग लेने के बराबर था। यह किस तरह का बेवकूफी भरा तर्क था। हालांकि हकीकत में दुनिया इतनी ही बेवकूफ थी। अब जब ग्रैंडहा के सभी माहिर मारे जा चुके थे, राघव 3 प्राचीन जाति के माहिरों के खिलाफ हार रहा था और अगर वे मदद करते तो परिणाम भयानक होंगे। कई शक्तियां अंधेरे में भेड़ियों की तरह चारों प्राचीन राष्ट्रों पर नजर गड़ाए हुए थी। चारों प्राचीन राष्ट्रों के अंदर कई कीमती संसाधन थे। लालची हाइनास की तरह वे शक्तियां उनकी ड्रैगन वेन कार्मिक लाग चाहती थी। तीसरे भाई, सारी ड्रैगन वेन ऊर्जा अब तुम्हारे पास है। तुम ग्रैंड एक्साई के भविष्य के सम्राट हो, इसलिए राष्ट्र का सही से ध्यान रखना। आज से मैं सौरभ ग्रैंड एक्साई के शाही परिवार को छोड़ रहा हूं।
मैं जो कुछ भी करता हूं उसका ग्रैंड एक्साई से कोई लेना देना नहीं है। सौरभ ने अकरम के कंधे पर जोर से थपथपाया। उसका चेहरा शांत था। प्राचीन काल से वफादार और नेक दोनों होना हमेशा मुश्किल रहा है। मैं ग्रैंड एक्साई के आम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं राघव को ग्रैंड एक्साई के लिए एक भयंकर लड़ाई लड़ते हुए किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। अपना ध्यान रखना। सौरभ अनुराधा के साथ उड़ गया। वे दोनों राघव की मदद करने गए। अकरम का चेहरा कड़वा था। वह जानता था कि सौरभ और अनुराधा ने राघव के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने का संकल्प लिया था। इस बार राघव की मदद करके अगर 3 प्राचीन जातियों में से कोई भी उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग करता है तो अनुराधा और सौरभ को परिणाम भुगतने होंगे। दूसरे शब्दों में, वे खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। युवराज, हमें भी जाना चाहिए, वरना यह बहुत उदास करने वाला होगा। प्राचीन जातियों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। एक अन्य राजकुमार ने सौरभ और अनुराधा को उड़ते हुए देखकर कहा। इस बार उनके नुकसान बहुत ज्यादा थे। प्रवेश करने वाले 3000 लोगों में से 200 से भी कम बचे थे। वे सभी नफरत से भरे हुए थे। उनके 2 राजकुमार भी मर चुके थे। अकरम भी इस फैसले से जूझ रहा था, क्योंकि वह ग्रैंड एक्साई का भविष्य का सम्राट था। उसकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा थी और वह समस्याओं को उनसे ज्यादा साफ तौर पर देखता था। अगर ये एक अराजक लड़ाई होती और उन्होंने फलती से राघव की मदद की होती तो वो एक बात होती, लेकिन अभी उनके सभी दुश्मन मारे जा चुके थे। राघव की मदद करने से प्राचीन जातियों को पुराने टबू की परवाह न करने का बहाना मिल जाएगा। जब समय आएगा तो युद्ध की आग ग्रैंड एक्साई पर छा जाएगी। लेकिन अकरम भी एक गर्म खून वाला आदमी था और वो गुस्से में था। उसका कत्ल का इरादा उसकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने लगा था और अपने छोटे भाई और बहन को बाहर निकलते देखकर, भाड़ में जाओ, जो भी हो, हमला करो। अकरम ने अपने जीवन में पहली बार अचानक अपने दिमाग के खिलाफ गया और सभी को हमला करने के लिए नेतृत्व किया। ग्रैंड एक्साई के बच्चों, अगर तुम मेरी प्राचीन जातियों और राघव के बीच निजी शिकायत में दखल देने की हिम्मत करते हो तो मेरा प्राचीन जाति गठबंधन कल तुम्हारे ग्रैंड एक्साई पर हमला कर देगा। हाथी जाति के एल्डर ने दहाड़ कर कहा। दफा हो जाओ, तुम बूढ़े भूत। मैं अब ग्रैंड एक्साई का सदस्य नहीं हूं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सौरभ गुस्से में चिल्लाया। उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए वो और अनुराधा दोनों राघव के पास पहुंचे। अपनी स्पिरिचुअल युवन को स्थानांतरित करने के लिए अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे, लेकिन वे अभी अभी उसके बगल में पहुंचे ही थे कि एक लाइटनिंग ड्रैगन दिखाई दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। राघव, अनुराधा ने अपना होंठ काट लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव वास्तव में उनकी मदद से इनकार कर रहा था। अगर वह नहीं होता तो ग्रैंड हां की साजिश उन सभी को मार डालती, लेकिन अब उन्हें फंसाने से बचने के लिए राघव ने उनकी मदद से इनकार कर दिया। अनुराधा को और भी बुरा लगा। तुम क्या कर रहे हो राघव? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? क्या मेरे पास तुम्हारे साथ मौत तक लड़ने की भी योग्यता नहीं? सौरभ ने मांग की। वह जानता था कि यह राघव का अच्छा इरादा था, लेकिन वह ऐसी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह उसके लिए एक तरह का अपमान था। इतना जोर से चिल्लाना बंद करो। आज मेरे लिए दिखावा करने का एक दुर्लभ अवसर है। बस देखो मैं इन 3 प्राचीन भूतों को कैसे नष्ट करता हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी मजबूर थी। इन 3 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माहिरों का सामना करते हुए राघव को भी लगा जैसे वो पतली बर्फ पर चल रहा हो। लेकिन कतरा में ही सौभाग्य पाया गया। ज्यादा जोखिम का मतलब ज्यादा इनाम था। प्राचीन जातियों की जूनियर और सीनियर पीढ़ियों के इन 6 लोगों की पूरी ऊर्जा आउटपुट का सामना करते हुए राघव ने महसूस किया कि पॉट में थोड़ा बदलाव आया था। उसकी ऑरा नहीं बदली थी और वह रून जिसे रहस्यमय एल्डर ने उसके निचले हिस्से पर रखा था अभी भी मंद थी। उसे वास्तव में सिर्फ यही महसूस हुआ कि लोहे का पॉट गहरा हो गया था। हालांकि यह पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि पॉट मजबूत हो रहा था।
राघव साफ तौर पर पॉट को टस्क और उन 6 लोगों से ऊर्जा अवशोषित करते हुए महसूस कर सकता था। ये यकीनन एक अच्छी बात थी। चूंकि ये एक अच्छी बात थी, राघव उनके खिलाफ इस तरह से जारी रखने में खुश था। यह दूसरे लोगों के भोजन का उपयोग करके अपने खुद के सुअर को मोटा करने जैसा था। यह आनंददायक था, तो वह सौरभ और अन्य को कैसे हस्तक्षेप करने दे सकता था। हालांकि जिस बात ने उसे छुआ वो ये थी कि वे दोनों आने को तैयार थे, और यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाला अकरम भी दौड़ पड़ा था। ये उसे कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि अकरम ठंडा दिल वाला नहीं था। वह सिर्फ अपने पिता की शिक्षाओं से प्रभावित था। उसके सभी फैसले ग्रैंड एक्साई के आम लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए थे। सच कहूं तो ये उसकी ओर से एक बड़ी कुर्बानी थी। हर कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं होता, लाखों आम लोगों को अपने खुद के परिवार के रूप में मानना। जोरा ने उन्हें बाहर रोक दिया। उसकी डिवाइन रिंग घूमती रही और उसकी बैंगनी फ्लेम्स ने आसमान को जला दिया। खुद के लिए अंतहीन ऊर्जा खींच ली। उसने एक लंबी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर ली थी। राघव, हम क्यों नहीं रुक जाते? हम चीजों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त कर सकते हैं, हाथी जाति के एल्डर ने चिल्लाया। वह देख सकता था कि कुछ गलत था। चूंकि राघव लगातार अपनी डिवाइन रिंग और बैंगनी फ्लेम्स के माध्यम से हवा से स्पिरिचुअल युवन अवशोषित कर रहा था, वे गतिरोध में थे। लेकिन उसने अचानक देखा था कि हाथी टस्क की ऊर्जा खत्म होने लगी थी। उसकी मुख्य ऊर्जा को पॉट लगातार चूस रहा था। इस तरह से जारी रखना अच्छा नहीं था। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें सुन नहीं सका। राघव ने ऐसा अभिनय करना जारी रखा जैसे वो सुन नहीं सकता, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। मैंने कहा, चलो रुक जाते हैं। हम इस मामले को शांति से हल कर सकते हैं। युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों से बदल सकते हैं। एल्डर चिल्लाया। क्या? मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। तुम? एल्डर गुस्से में था। राघव साफ तौर पर बेवकूफी का अभिनय कर रहा था। वह चिल्लाया, राघव, क्या तुम दया की कद्र करना नहीं जानते? हमें अभी तुम पर जानलेवा हमला करने के लिए मजबूर मत करो। धत, तुम इतने बाडस हो। अब भी तुम्हारे पास एक जानलेवा हमला बचा है। मैं लगभग डर के मारे पेशाब कर देता, लेकिन तुम जानते हो मैं स्वाभाविक रूप से अविश्वासी हूं। क्या तुम मुझे पहले वह जानलेवा हमला दिखा सकते हो ताकि मैं अपने क्षितिज को व्यापक कर सकूं? राघव ने एक डरावना भाव बनाया। उस अतिरंजित भाव को यकीनन एक थप्पड़ की जरूरत थी, और एल्डर गुस्से से भड़क उठा, यह देखकर कि राघव कोई भी कोशिश करने पर भी झुकने से इनकार कर रहा था। एल्डर का चेहरा उतर गया। गहरी सांस लेते हुए उसकी हाथ की मुद्राएं अचानक बदल गई। रोशनी की बाधा तेज हो गई और एक शक्तिशाली दबाव नीचे आया, जिससे राघव का दिल हिल गया। राघव ने अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर अपनी स्पिरिचुअल युवन का संचलन किया। हाथी जाति के एल्डर का अनुसरण करते हुए अन्य 2 एल्डर्स ने भी ऐसा ही किया। उनकी ऊर्जा प्रकाश की बाधा के माध्यम से और हाथी टस्क में चली गई। हाथी टस्क के रून्स एक बार फिर चमक उठे और शून्य हिल गया। शक्तिशाली ऊर्जा वेव्स ने सौरभ और अन्य को उड़ा दिया। यहां तक कि राघव भी बमुश्किल अपनी पकड़ बनाए रख पाया। अचानक पॉट राघव के साथ हाथी टस्क से दूर उड़ गया। उसके बाद हाथी जाति के एल्डर की हाथ की मुद्राएं बदल गई। हाथी टस्क ने लाइट बैरियर्स छोड़े, जिसने 3 प्राचीन जाति के शिष्यों को लपेट लिया। अंतरिक्ष मुड़ने लगा। भाड़ में जाओ, तुम भागना चाहते हो? सोचना भी मत। हाथी टस्क और अपनी जान पहले छोड़ दो। राघव अपनी बूट्स के साथ आगे बढ़ा। अगर वे इस तरह भाग निकले तो वो खून की उल्टी कर देगा। हाथी टस्क हाथी जाति के एल्डर के नियंत्रण में पहले ही अंतरिक्ष में समाहित होना शुरू हो चुका था। बूम! राघव ने पॉट को टस्क पर दे मारा। उसकी रोशनी थोड़ी मंद हो गई, लेकिन स्थानिक ऊर्जा रुकी नहीं। इसने वास्तव में पॉट को रोकने से सीधे हार मान ली और भागने पर ध्यान केंद्रित किया। राघव बार बार पॉट से मारता रहा, गुस्से में दहाड़ता रहा, जल्दी से रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। अंतरिक्ष फट गया और रोशनी फीकी पड़ गई। तीनों एल्डर्स की छवियां पूरी तरह से छायब हो गई। अचानक 3 शरीर आसमान से गिर गए।
वे प्राचीन जातियों के 3 प्रतिभाशाली जीनियसेस थे। उनका परिवहन विफल हो गया था। एक मंद हाथी टस्क हवा में लटका हुआ था। उसका शरीर दरारों से ढका हुआ था। वह 1 इंच लंबा होने के लिए बदल गया और राघव के सामने कांपते हुए तैरने लगा। उसने डर और समर्पण की अपनी भावनाएं उसे पहुंचाई। तुम इसके लायक हो। अगर तुम पहले आत्मसमर्पण कर देते तो क्या तुम उस दर्द से बच नहीं जाते? राघव ने गुस्से में आकर उसे पकड़ लिया। अगर उसने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया होता तो उसे एक और सर्वोच्च खजाना मिल जाता, लेकिन अब उसने इसे इस हद तक पीटा था कि यह आधा अपाहिज हो गया था। यह निकट भविष्य में उसकी मदद करने में भी असमर्थ रहेगा। लेकिन उसने महसूस किया कि हाथी टस्क ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से अलग था। यह एक सच्चा जानलेवा आइटम था। सच कहूं तो इस जगह पर यह अपनी शक्ति का 100वां हिस्सा भी बाहर नहीं निकाल पाया। एक एंसेस्ट्रल आइटम ऐसी चीज नहीं थी जिसे फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य नियंत्रित कर सके। जहां तक हाथी जाति के एल्डर की बात है, उसकी शक्ति इस जगह तक पहुंचने में असमर्थ थी। इसलिए हाथी टस्क को इस स्थिति में पीटने से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का भी मौका नहीं मिला था। अगर इसने अब भी हार मानने से इनकार कर दिया होता तो यह पूरी तरह से टूट गया होता। राघव ने हाथी टस्क को रखा और फिर 3 प्राचीन जाति के जीनियसेस की ओर मुड़ा। उनकी औरस बेजान थी। उनके स्थानिक परिवहन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किए जाने के कारण एक बैकलैश हुआ था जिसने उन्हें लगभग मार ही डाला था। उनकी हड्डियां सब टूट गई थी और वे वहां ढेले की तरह पड़े थे। राघव बर्फीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपने कंधे पर ब्लड रिंकर के साथ वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा।